हम बात करते हैं कि हमारे पास वाई इज कार्बन इज सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कार्बन सो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट इज मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास एक एसेंशियल नेसेसरी एलिमेंट है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज आर मेड अप ऑफ कार्बन। हमारे पास हम जितना भी गाड़ियों में फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, बसेस में, एरोप्लेन्स में, ठीक है, एयरक्राफ्ट में हम लोग जितना भी फ्यूल यूज करते हैं वो जो होता है वो कार्बन से मिलके बना होता है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर रहता है, यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग किसका नाम देते हैं? हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये मिक्सचर होता है फ्यूल। उसके बाद हम बात करते हैं कि अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल्स, अल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज एंड एक्सेट्रा कंटेन कार्बन। इन सब में भी कार्बन मौजूद होता है। जैसे कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे पास किससे बना होता है? ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। इस तरह हमारे जो प्रोटीन होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, ये हमारे पास लिपिड्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अल्कोहल जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। इसी तरह से विनेगर जो होता है इसमें होता है जी एसिडिक एसिड, जिसका फंक्शनल ग्रुप है COOH है, ठीक है। ये हमारे पास विनेगर में एसिटिक एसिड मौजूद होता है, 90% एसिडिक एसिड विनेगर में मौजूद होता है। इसी तरह से हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो होता है उसका फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। इसमें भी कार्बन मौजूद होता है, यानी कि कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। फिर हम बात करते हैं कि जो कार्बन होता है वो प्लास्टिक की कंस्ट्रक्शन में भी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारे पास कार्बन हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। फिर हम बात करते हैं कि यूनिकनेस इन कार्बन। तो व्हाट इज यूनिकनेस इन कार्बन? कार्बन में ऐसा क्या यूनिकनेस प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसकी क्या यूनिकनेस प्रॉपर्टीज हैं अदर नॉन कार्बन कंपाउंड्स की या अदर नॉन कार्बन एलिमेंट्स के मुकाबले में? तो यहाँ पे हमारे पास है इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके मुकाबले में कोई और एलिमेंट देखें पीरियोडिक टेबल में तो वो इतनी ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये क्यों कहाँ इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है? ये आइसोमेरिज्म के प्रोसेस शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोसेस शो करता है, कैटिनेशन का प्रोसेस शो करता है, टेट्रावेलेंट है, इस वजह से ये डिफरेंट ह्यूज कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, कैटिनेशन, टेट्रावेलेंट, ये सारे हम लोग आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड इज ग्रेटर देन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड्स। ये हमारे पास जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 500 मिलियंस से भी ज़्यादा होते हैं, अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। 10,000 मिलियंस तक डिस्कवर हो चुके हैं कार्बन के कंपाउंड्स, और भी डिस्कवरी इसकी जारी है। इसके मुकाबले में अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जैसे 117 एलिमेंट हैं, ठीक है, कार्बन को छोड़ के जो 117 एलिमेंट्स है, इन सब के मिला के भी इतने ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं बनते जितने के कार्बन अकेले के बनते हैं, ठीक है। और जो कि 10,000 से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इस वजह से हम लोग इसकी इस यूनिकनेस की वजह से, कार्बन की इस यूनिकनेस की वजह से हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स को एक अलग केमिस्ट्री की ब्रांच में डिस्कस करते हैं, और उस अलग केमिस्ट्री की ब्रांच को हम लोग इसका नाम ले देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? कार्बन और एंड इट्स डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं, इस डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिस केमिस्ट्री में उस केमिस्ट्री को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि इससे और ज़्यादा न्यू जो कंपाउंड्स बनेंगे उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
अब हम बात करते हैं किसकी के हमारे पास अब कंपैरिजन करते हैं किसके दरम्यान में, आयनिक कंपाउंड्स के दरम्यान में और किसके दरम्यान में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरम्यान कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स के बारे में और किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके जो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डेंसिटी, ये क्या होती है, हायर होती है। अगर इसके मुकाबले में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये सारा क्या होता है, लो होता है। अब क्यों लो होता है, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में जैसे कि NaCl की बात करते हैं, ठीक है, अब ये NaCl का है तो हम बात करते हैं कि इसके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है कहाँ पे, आयनिक कंपाउंड्स में। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी फिनोमेना नहीं पाया जाता। फिर हम बात करते हैं कि जब आयनिक कंपाउंड्स की डिसोसिएशन होती है, ठीक है, डिसोसिएशन होती है तो ये हमारे पास आयंस प्रोड्यूस करते हैं जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर हम लोग इसकी डिसोसिएशन करें तो ये हमें कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, आयन प्रोड्यूस नहीं करता। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे ये जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें आयंस मूव कर रहे होते हैं, जबकि इसमें हमारे पास कोई आयन नहीं है, इस वजह से बेड कंडक्टर ऑफ या फिर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आगे बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, अब कार्बन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसी होती है, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, हमारे पास कार्बन कंपाउंड में कैसी बॉन्डिंग होती है। तो फर्स्टली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में हम लोगों ने पहले बता दिया था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमारे पास बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेल, तो वो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, मतलब दूसरे स्पीशीज के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर कार्बन की, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, हम लोगों ने पहले बता दी कि 2-4, ठीक है। यहाँ पे 2 जो होता है वो के शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में होते हैं, जबकि 4 जो होते हैं वो एल शेल में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखें जो इसके बरक्स अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी उनके भी जो बॉन्डिंग होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल के ऊपर। लेकिन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो फिनोमेना शो करते हैं लूज और गेन का, ठीक है, वहां पे लूज और गेन का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा आइटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है, उनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है, जिसके बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा आइटम होता है जैसे सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जब वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने, दोनों स्पीशीज के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की बात करते हैं तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये कार्बन जो होता है हमारे पास उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +4, ठीक है। अब ये +4 आएगा तो इस स्टेट में कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि हमारे पास जो इस कार्बन के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, हमारे पास 6 प्रोटॉन, ठीक है। अब ये 6 प्रोटॉन जो होते हैं इन
6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को तो जो है फर्स्ट शेल में और जो 4 हैं वो सेकंड शेल में, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और इनको इमिट या फिर निकलने नहीं देता, ठीक है, लूज नहीं होने देता। इस तरह से अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन कर ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है अपने आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले, तो तब भी इसके ऊपर C-4 का चार्ज आ जाएगा। C-4 का चार्ज भी ये अटेन नहीं कर सकता है, इस वजह से कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कौन सा फिनोमेना शो करता है? ये फिनोमेना शो करता है जी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो होता है दूसरे किसी भी एटम के साथ 4 बॉन्ड बना लेता है, लेकिन किसकी वजह से? लूज और गेन की वजह से नहीं, बल्कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है, ठीक है, 2 एटम्स के दरमियान। जैसे कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा का हाइड्रोजन ले लेते हैं तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इन ये 2 आपस में क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देते हैं। इसकी भी कमी पूरी हो जाती है और कार्बन की भी कमी पूरी हो जाती है। इसी तरह से कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है, लेकिन 4 बॉन्ड शेयरिंग से बना लेता है। इसी तरह से फिर इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है, जबकि इसके साथ जिस स्पीशीज ने बॉन्ड बनाया हुआ है उसकी भी ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। यानी कि ऑक्टेट आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, डुप्लेट यानी कि आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एटम स्टेबल हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारे पास, हम यहाँ पे एक और बात स्टडी करेंगे। अब वो ये बात ये है कि हमारे पास जो कोई भी एटम होता है, ठीक है, कोई भी एटम होता है, एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन की, जब वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है, और अपने आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, यानी कि ये 8 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोशन में पूरे करने का इसका मकसद ये है कि ये अटेन करता है किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को, नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ये पूरे करते हैं, ठीक है। नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब है कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो मोर स्टेबल होती हैं। गैसेस जो होती हैं स्टेबल होती हैं, इसको किसके साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्टेबल होती हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस भी स्टेबल होती हैं। तो कोई भी एटम अपने किसी भी दूसरी स्पीशीज के साथ अगर बॉन्ड बनाता है बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो एटम अपने आप को स्टेबल करता है और अटेन करता है किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को? नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को। और जिस स्पीशीज के साथ ये दूसरी स्पीशीज के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो एटम भी अपने आप को स्टेबल कर लेता है बाय शेयरिंग या फिर आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम, अटेन कर देता है किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को? नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करके।